बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की हालात में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बहुत शुक्रिया, आप वक्त दे रहे हैं। सर मुल्की हालात अगर हम देखें, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, केपी में जो कुछ हो रहा है, इसके बाद और ज़्यादा शायद ज़रूरत हो जाती है एक नेशनल डायलॉग की। और आप इसका बेड़ा उठाए हुए काफ़ी देर से हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी का। उसमें अब जो कोट लखपत में लोग हैं, उनसे फवाद चौधरी साहब की मुलाकात भी हुई है, उसके बाद भी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। तो अभी भी आपको लगता है कि कौमी हुकूमत ही हल है, या ये मियाँ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, अब कहा जा रहा है काबीना में रद्द-बदल होगी, उससे ये चीज़ें संभाल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, जी सर। वो सिचुएशन तो इसी का रिज़ल्ट है कि जो हुकूमत में जो लोग हैं वो अवाम में नहीं है, और उनका अवाम से डिस्कनेक्ट जो है वो पूरी स्टेट का और पब्लिक के डिस्कनेक्ट की शक्ल में हमारे सामने आता है कि इश्यूज़ के बारे में हुकूमत अवाम की राय को समझ ही नहीं सकती, और अवाम के इश्यूज जो हैं उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती। जब ये डिस्कनेक्ट आ जाता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, उसके नतीजे में जो भी इशू होता है वो एग्रीवेट कर जाता है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इश्यूज तो होते हैं, कौन सा मुल्क है जिसमें इश्यूज नहीं होते, लेकिन इशू के अंदर जो जब गवर्नमेंट होती है, हुकूमत एक ऐसा रोल प्ले करती है जिसके नतीजे में वो हीट बढ़ने के बजाय हीट कम हो जाती है, और उसके रिजल्ट अब इस वक्त ये इशू है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से नाला है कि पब्लिक ने उसको वोट नहीं दिया हुआ, पब्लिक उनसे नाला है कि हमें इन्हें वोट नहीं दिया फिर भी ये आ गए हैं। तो इस कन्फ्रंट्रेशन के एटमॉस्फेयर में फिर भी हमारा तो मुल्क है ना, हमने तो बात करनी है कि जी कोई डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जैसे अब ये फवाद चौधरी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, महमूद मौलवी साहब, इन्होंने बड़ा सिंसियर एफर्ट की कि यार कोट लखपत में भी पीटीआई के लोग हैं, बंद हैं, उन तक ही पहुंच जाएं। वो पहुंचे और उन्होंने उनसे बातचीत की। तो कोशिश तो यही होती है कि गुफ्तगू का कोई रास्ता निकले। उन्होंने तो कहा है डायलॉग करें, और उनकी तरफ से ये पॉजिटिव चीज़ आई है कि डायलॉग करें। अब इस वक्त जो हमें इश्यू लग रहा है, दो कुव्वतें ऐसी हैं जो डायलॉग नहीं चाहती। एक हुकूमत नहीं चाहती, अच्छा, और दूसरा पीटीआई की लीडरशिप नहीं चाहती। वो क्यों नहीं चाहेगी? देखिए जी, हुकूमत तो इसलिए नहीं चाहती कि अगर डायलॉग शुरू होता है तो हुकूमत मेल्ट हो जाती है। ठीक। मतलब वो डायलॉग शुरू ही हुकूमत की कॉस्ट ऑफ लाइफ पे होगा, या जब भी शुरू होगा तो हुकूमत को तो अपना आप जिस लिहाज से कर लें, चाहे नए इलेक्शंस पे हाँ कर कुछ लें, भी हो जाए आज़ाद तो वो इलेक्शन तो कमीशन कर हुकूमत लें, के लिए, अदलिया पे। हाँ वो हो गया। अच्छा जी, अब जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी इस वक्त उन लोगों के हाथ में है जो ना इमरान के साथ रहे हैं, ठीक है ना, ना वो जेल में रहे हैं, ना उन्होंने पार्टी के लिए कोई कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो इस वक्त जो है पार्टी को लीड कर रहे हैं, अपोजिशन को लीड कर रहे हैं। और इमरान खान के किसी अकवाल के नतीजे में कायम होने वाली कोई भी पार्टी या कोई भी पोजीशन जो है, वो कैसे पार्टी को, वो तो डरते हैं जेल में बैठे हुए लोगों से, वो पार्टी के पुराने वर्कर से डरते हैं, वो पार्टी के सिंसियर लॉर्ड से डरते हैं, तो वो तो उनसे डिस्कनेक्ट में है। तो लिहाजा जो जेल में बैठे हुए हैं, पार्टी कहती है ये बाहर ना आ जाए, बशूल इमरान खान के। अच्छा, ठीक है जी। सिर्फ ये और नहीं कि शाम कुरैशी, एजाज वो चौधरी, मीरा अच्छा, मुंशी, और यास्मीन अभी हाकिम। से अभी जैसे ये लोग जो यहाँ हैं, कोट लखपत जेल में है, ये डे वन से मैं इन सबको जानता हूँ, ये जो गए हैं इनको भी जानता हूँ। इमरान इस्माइल उसे 30 साल का, फवाद जब से आया है, ये सब लोग जो हैं, ये लोग इमरान के साथ रहे हुए हैं, उसके पार्टी के हैं, पार्टी के लिए सिंसेरिटी रखते हैं। अब जो लोग आज बैठे हुए हैं, वो उनको तो ये हाउबल वो लगते हैं, भूत लगते हैं, और वो इनके खिलाफ उस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। मतलब ये है कि जिसने मारे खाई हैं वो तो मुजरिम है, जो जेल में है उसको निकलने से पहले अगर ये रिहा हुआ तो ये मिलाप से होगा। मतलब ये है कि जिस बेचारे ने 4 साल जेल भुगत भी ली, फिर भी वो अगर जेल से बाहर आ गया तो वो गलत होगा। गलत होगा। और जो कभी जेल में गया ही नहीं, वो ठीक जिसने है। कभी डंडा ही नहीं खाया, जिसने कभी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, वो ठीक है, क्योंकि जी वो बस ठीक है। तो ये जो कैफियत इस वक्त बन गई है, इसकी वजह से अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली
अवाम की जो अपोजिशन पार्टी है वो पीटीआई है। तो अब चाहिए तो इन्हें ये था कि अगर लीडरशिप जेलों में भी है तो पीटीआई तो रिवाइव करती, पब्लिक की वॉइस तो बनती, पब्लिक के इश्यूज को तो उठाती। कुछ ठीक भी बात, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी नहीं। पेट्रोल पर देख लें आप, बिजली पर देख लें, गैस पर मतलब देख लें। हुकूमत का इस वक्त ये हाल है कि दो ममालिक हैं जिसके अवाम ने इस ईरान अमेरिका जंग में सफ़र किया, एक ईरान और एक पाकिस्तान। ईरान के अवाम पे डायरेक्ट अमेरिका ने और इसराइल ने बम बम्बार्डमेंट गिराए। किए, और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने लिवी बम फेंके। मतलब सस्ता तरीन तेल लेने के बाद महंगा तरीन बेचा है। तेल आवाम को बेचा है। जितनी लेवी पहले नहीं थी उससे ज़्यादा बढ़ा के लगा दिए। पूरी दुनिया से फेवर्स लेके आवाम को कोई फेवर ट्रांसफ़र नहीं की, और बिजली सस्ती नहीं की जब प्राइसेस वापस हुई, गैस सस्ती नहीं की, मतलब ये है कि फ्यूल को सस्ता नहीं किया, उल्टा बढ़ा दिया। उन्हें तो एक ऐसा लगता है जैसे आवाम की जेबें काटने का लाइसेंस मिल गया हो इस जंग के नतीजे में। बहाना बनाया हुआ है। और वो एफबीआर का काम जो है वो एक 50-70 सीसी मोटरसाइकिल वाला कर रहा है कि उसको वो तेल डलवाता है और एफबीआर की इनकम हो जाती है, और हुकूमत जो है वो उनकी गाड़ियां खरीदने के लिए, उनके अल्ले तल्लों के लिए जो है वो पैसे सर, मिल जाते हैं। इस सब का हल नेशनल गवर्नमेंट कैसे है, और अगर कोई बनती है अगर, तो उसमें आप किसको देख रहे हैं, कौन लोग हैं ऐसे जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से दूर ना जाएं किसी भी काम को करते वक्त। आइन की हदूद के अंदर ऑपरेट करें। आइन आपको ये अथॉरिटी देता है कि अगर हुकूमत ख़त्म होती है तो नई हुकूमत से पहले जो है एक अबूरी हुकूमत बनेगी, उसके तरीक़ेकार हैं मुख्तलिफ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस वक्त इस हुकूमत से डिमांड किया जाए कि ये इलिजिटिमेट है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रही, इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, इनके आप सुने 5 बजट इन्होंने पेश किए हैं, हर बजट पहले से ज़्यादा ब्लैक बजट था जी। हर बजट के अंदर पहले से ज़्यादा मुल्क की माशी इंडिकेटर्स नीचे गए हैं। हर बजट ने आवाम के दुखों को बढ़ाया 5 बजट्स में। बहुत होते हैं ठीक सर, है, एक जमहूरी दौर में तो 5 से ज़्यादा आपको मिलते ही नहीं मिलते है। ही। अमेरिका में तो खैर 4 हैं। हाँ, मतलब ये है कि उस सब के बावजूद ये बैठे हुए हैं, तो ये अगर जाते हैं, एक तो आवाम को थोड़ा सा इत्मीनान होगा कि भाई उनकी नापसंदीदा शख्सियात चली गई। उसके बाद एक अबूरी सेटअप जो बनेगा उसके ज़िम्मे चंद काम होंगे। इन्होंने एनएफसी अवार्ड जो है पिछले 25 साल 15 साल से ये पार्टियां सूबों में खा रही हैं, सारी पार्टियां। मतलब ये है कि एनएफसी, आपको शायद इस चीज़ का इल्म है कि मैं वाहिद मेंबर हूँ जिसने 18वीं तरमीम को वोट नहीं दिया था, अपोज किया था उस वक्त। और यही मैंने कहा था कि भाई आप सूबों का हिस्सा तो बढ़ा रहे हो, लेकिन ये सूबों का तो नहीं है, ये तो सूबों के अवाम का है। बल्दियाती या तो फिर लेवल पर जाता। मेरी बात देखें, अवाम पे तो नहीं लगा वो। नहीं। अवाम पे तब जाता जब बल्दियाती इदारे होते, अवाम पे तब जाता जब वहाँ पे मुल्क के अंदर कोई निज़ाम होता। ये तो चीफ मिनिस्टर्स की ज़ाती पॉकेट में जाता रहा है, वहाँ से वो लॉन्चों में बाहर चला जाए, उससे गाड़ियाँ आ जाएं, उससे जहाज़ आ जाएं, उससे हेलीकॉप्टर आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, और वो अवाम का उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जुल्म खरबों रुपए है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो अब ये है कि ऐसी हुकूमत अगर ख़त्म होती है तो इसके नतीजे में अगले इंतखाबात से पहले आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आपको बल्दियाती इदारों के क़याम के लिए एक कानून बनाने की ज़रूरत है, आपको मुल्क के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको रीडिस्कस करने की ज़रूरत है। इन तमाम इश्यूज़ को आप एक अबूरी सेटअप में ही एड्रेस कर सकते हैं, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमत तो फिर उसी दौड़ में लग जाएगी कि वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत का जाना और इसके नतीजे में जो एक हुकूमत बने वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल लोग हों, वो पॉलिटिकल लोग जो इलेक्टेबल होते हैं, जो कि मतलब अच्छा, टेक्नोक्रेट्स नहीं। टेक्नोक्रेट्स की एक हद हो सकती है। देखिए, टेक्नोक्रेट्स का तो ने कभी कुछ दिया नहीं है इस मुल्क को। टेक्नोक्रेट्स का तो मतलब वो तो आइडियाज़ ही दे सकते हैं,
काम जो होता है वो सियासतदान का होता है। तो सर वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे कि सियासतदान ने तो खुद आगे सियासत में हिस्सा लेना है, देखिए खुद जी, इलेक्शंस में आना होगा, सियासत में तो हिस्सा कहेंगे ये तो केयर टेकर सेटअप में आ गया, ये कैसे फ्री एंड फेयर तो करवाएगा। देखिए कि जो केयर टेकर में आएगा वो अगले इलेक्शन में तो नहीं लड़ सकेगा ना। ठीक, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि कोई चीज़ मुल्क के लिए भी तो की जानी चाहिए ना। इस वक्त आप अगर सेट प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपने बलदियाती इदारे बनाने हैं तो उसका तरीका ये है कि बलदियाती, कौमी और सूबाई इंतखाबात एक वक्त और एक दिन में हो, एक ही मुद्दत के लिए। अच्छा, क्योंकि ताकि ये तो मुशर्रफ साहब नहीं बनाया, जो ही सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने ख़त्म कर दिया सारा निज़ाम। वरना इन्फ्लुएंस करेंगी, वहाँ जो एक influence गवर्नमेंट बन गई करेंगे। हुई है वो तो सूबाई है तो वो बल्दियाती को अपने आपको एक ही जरिए इस्तेमाल मुद्दत के करेगी। लिए और एक ही कानून के तहत वो आपको बनाने पड़े, लेकिन ये बनने देंगे जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये तो जान लड़ा देंगे। नहीं, तो सर पावर कौन देता है? पावर नहीं देनी कौन हम। देता है? मतलब इन्होंने तो आप देखें ये दो खानदानों ने पिछले 50 सालों में मुल्क को खोखला कर दिया। और बच्चा पाल स्कीम, बच्चे लगाओ स्कीम, फैमिली पाल स्कीम के अलावा कोई काम नहीं किया इन्होंने। और नतीजा ये है कि आज मुल्क जो है, मतलब इस इलाके का, पूरी दुनिया का कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क जो था वो भी ताकतवर हो गया। हम सबसे पीछे हैं सर, हम बहुत दुख सबसे- होता है, बड़ी तकलीफ तो होती है। इस सारी जितने इंडिकेटर्स इसका आ रहे हैं कौन सेहत के, जिम्मेदार? तालीम के, मुआशी ग्रोथ के, हम सबसे मैं नीचे जा तो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अफगानिस्तान के साथ हमारा मुवाजना करने लगे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ 47 से लेके 73 तक। जी ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था। जी, यहाँ के यही जो एलीट कैप्चर है, इसने पाकिस्तान में आइन नहीं बनने दिया, वरना 54 में बन गया था। 56 की मैं बात नहीं कर रहा, 54 का जिसको उन्होंने लागू नहीं होने दिया। उसके बाद फिर 73 में बनाया जब ईस्ट पाकिस्तान को लहदा कर लिया। और वो 73 का आइन जो है वो आज तक पाकिस्तान में लागू नहीं हो सका, उसकी एक शिक ढंग से लागू नहीं हो सका। मतलब ये तो भुट्टो साहब ने खुद ही जिस दिन बनाया तो उसी दिन एमरजेंसी लगा दी थी। तो इसलिए ये लोग नहीं चलने दे रहे, ना आइन को चलने दे रहे हैं, ना कानून को। यही जो एलीट कैप्चर है, ये जो ख़ानदानों की आमलीत है, इसने जो है मुल्क को, और अब तो हाइब्रिड बना लिया इन्होंने अपने आप को। मैंने तो बताया अपने फ़ौज के दोस्तों को, सारों को, कि भाई जब पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड कोई सिस्टम बना है, पहला भुट्टो साहब ने याया खान के साथ बनाया था जी, मुल्क को तोड़ दिया, और अक़लियत में आने के बावजूद हुकूमत में आ गए और याया खान साहब को गद्दार बना दिया। कौन था क्या नहीं था वो तो कभी उसकी इंक्वायरी हो जाए तो पता चल जाए। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक के साथ जो है मियाँ साहब मिले, हाँ जी, वो तो बेचारे शहीद हो गए, तो ये जो है ये आज तक इक़्तिदार में थे। उसके बाद मुशर्रफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी और नून ने अमेरिकन प्रेशर्स के साथ NRO किया, उनको गद्दार बना दिया, और ख़ुद जो है आज तक पाकिस्तान को लूटने के लिए मौजूद है। तो मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना पड़ेगा हाइब्रिड निज़ाम में कि ये हाइब्रिड निज़ाम में तो ये बच जाते हैं, आप फंस जाते हैं। मैंने तो आज कहा है कि अगर हुकूमत हाइब्रिड है तो फिर अपोजिशन को भी हाइब्रिड बना दो। अब ये तो शहबाज शरीफ साहब तकाजा करते थे कि जी जितनी खान साहब को सपोर्ट है इसकी 30% भी हमें मिल जाए, हाँ, तो हम कमाल कर देंगे। तो अब तो वो खुद मानते हैं कि हर तरह से हमें सपोर्ट है, फिर भी 5 साल हो गए हैं, बेहतरी की बजाय नीचे जा रहे हैं। अभी 14 रुपये 18 रुपये तेल बढ़ा दिए। जी, दुनिया 13 रुपये 14 एक ही रुपये, एक ही वक्त में खबर आ रही है, इधर 13 रुपये बढ़ गया और उधर कम दुनिया हो में गया। सस्ता हो गया। जी ऐसे ही। कोई ये तो मतलब दहशत गर्दी है। मतलब मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे मतलब तेल की दहशत गर्दी हो रही है, यहाँ पे प्राइसेस की दहशत गर्दी हो रही है। वहाँ पे तो उन्होंने क्रूज मिसाइल मारे थे ईरानियों के ऊपर, और इन्होंने ऑयल बम मार दिया पाकिस्तानियों के ऊपर। दुनिया में सबसे महंगा तेल पाकिस्तानी खरीद रहे हैं, क्यों? बिजली भी सर, सबसे महंगी बिजली बिजली इस रीजन में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी LPG, सबसे महंगा तेल जो है पाकिस्तानी खरीद रहे हैं। और ये और अब सर आटा देख लें, आटे को, अब ज़रूरी मुल्क होते हुए जब इन्होंने कहा कि नहीं कोई बहरान नहीं, कुछ नहीं, आटा भी कीमत बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये है कि ये तो किसी सूरत में भी अवाम की किसी खुशी में खुश नहीं है। तो इनका जाना इसलिए अवाम की खुशी है। सर केयर टेकर सेटअप के पास जितना टाइम होगा वो ये सब कर पाएंगे? देखें बल्दियाती जी, निज़ाम भी, इलेक्शन भी, आइन को भी सही तरह से करना। अगर जो प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, पिछला भी जो निगरान सेटअप था वो लंबा चला है,
देखें एजेंडा सेट होना चाहिए पहले से। मैं हम और पॉलिटिशियंस होने चाहिए उसमें, ऐसे पॉलिटिशियन हमें मिल जाएंगे जिसपे हम सारे एग्री कर जाएं। देखें जी, अग्री ना करें आप, जो आ जाएंगे उन पे फिर सारे ही अग्री कर जाते हैं। किस पे नहीं अग्री करते? इन पे अग्री किए बैठे हैं जो कि इलेक्ट भी नहीं हुए हुए हैं जी, वो उन पे भी अग्री कर जाएंगे। मतलब ये है कि ये जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट की होगी कि एक ऐसा अबूरी निज़ाम बनाए, ठीक है ना जी। वो आईनी तो होगा, जितना कितना आइन रह गया है 23वीं 24वीं तरमीम के बाद, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, उसके बाद वो आईनी होगा। फिर आईनी अदालत भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन भी नया होगा। इलेक्शन कमीशन को तो नया होना पड़ेगा। अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन होते फिर फ्री एंड फेयर नहीं, का फ्री एंड मानेंगे देखा नहीं। जी, आपको उन सर्टन चीज़ों को अमेंड करना पड़ेगा। बट देखिए, कौमें जिंदा कौमें अपनी गलतियों से सबक लेती हैं। हम लोग अपनी गलतियों पे इसरार करते हैं, 3-3 दफ़ा इसरार करते हैं, सुल्तान राजा धांधली साहब तो चलते करके। जा रहे हैं, वो सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं, राजा भी हैं, तो धांधली चलते जा रहे हैं, चलते जा धांधली रहे हैं। करके इसरार करते हैं, खुशामद करके इसरार करते हैं, मुल्क के मफादात को फ़रोख्त करके इसरार करते हैं। मतलब ये है कि ये इस वक्त आगे बढ़ने का रास्ता ये है कि आप हुकूमत जो है वो इस्तीफ़ा दे, उसकी जगह एक अबूरी हुकूमत बने, और अबूरी हुकूमत जो है वो बुनियादी इस्लाहात करे, जिनके नतीजे में फेयर एंड फ्री इलेक्शन, पब्लिक एम्पावरमेंट, और जो बल्दियाती इदारे, और उसके साथ साथ सूबों में अगर जो इन सूबों का फैसला हुआ हुआ है आइनी तौर पे, उनको वो करके इन सब चीज़ों के बाद जो है एक नया स्टार्ट लिया जाए, इसमें सब लोग मिल के। अभी ये बड़ी बात हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान अब सब अच्छा नहीं है, जिसका इजहार सुहेल वड़ाइच साहब ने आगाज़ किया था। मुनीफ फारूक साहब तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हमें नज़र आ रहा, तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि किसी ना किसी लेवल पर एक बेजारी है कि इनसे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही। आपको क्या नज़र आता है, अब भी फुल सपोर्ट है या रहेगी? क्योंकि हुकूमत बड़े स्मार्टली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर देती है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखें, बलूचिस्तान की आप देख लें, हर सतह पर वो मोड़ देते हैं उस तरफ कि जी, ताकि ईरान और अमेरिका का भी वो कहते हैं जी ठीक है, ये सब कर रहे हैं जी, ये भी वो देखें। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, इससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, अचानक तो नहीं सब हो गया, तो वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं और कहते हैं जी संभालें आप। हमें हर चीज़ के लिए दो एक एक मिनट में अलग-अलग। अच्छा ठीक। जहाँ तक सवाल है इसका, आज़ाद कश्मीर नहीं, सबसे पहले जो आपने बात की है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हाँ, दरमियान। इस्टेब्लिशमेंट के कंधे थक गए। अच्छा। हाँ, मतलब मतलब 1 किलो का वजन भी डाल देना और वो 5 साल बैठा रहे कंधे पे, तो बंदा वैसे ही थक जाता। अब एक डेड वेट है, ठीक है ना जी, एक आप मुर्दा लाश को जो है आप कंधे पे उठा के फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ आवाम की नफरत का वजन भी उसके ऊपर है। तो इसलिए मतलब इस्टेब्लिशमेंट बेचारी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कंधे तो उनके थक गए होंगे, या थक जाने चाहिए, या थक गए हैं। दूसरी बात आ जाए आप हर चीज़ का उस तरफ रुख मोड़ देते हैं कि जी कश्मीर को भी आप हाँ, संभालें, वो बलूचिस्तान भी आप नहीं, अब देखें। कश्मीर की तरफ आ जाए। कश्मीर के अंदर जनाब ये है कि कश्मीर में पहले आपको पता है कश्मीर के अंदर की पार्टियां होती थी, बाहर की पार्टियां नहीं थी। भुट्टो साहब ने पहली दफ़ा ये जम्मू की 2 सीटें रखी थी, जो अब इन्होंने 12 पहुँचा दी हैं, 12 तक पहुँचा दी हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये हुआ कि जी उन्होंने वहाँ पीपल्स पार्टी बनाई, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर थी। अब जब हुआ उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने एक फार्मूला बना लिया है कि जी जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में होगी उसी की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में होगी। यही हो रहा है, जीबी में भी हो रहा है, और जीबी का भी इस दफ़ा नहीं हो सका। ये तौहीन है, वो उसका भी पता, ये तौहीन है कश्मीर के अवाम की, जो कि पिछले 78 साल से अपनी जानों पे नजराना दे के पाकिस्तान का झंडा उठा के शहादत उठा रहे हैं। उनको आप ये हक भी नहीं देते कि वो एक छोटे से टुकड़े के ऊपर जो है अपनी मर्जी की हुकूमत बना सकें, और आप उन्हें, और ये ऐलान भी करते हैं कि जो इधर होगा उसको मानना पड़ेगा तुम्हें। इसी पीपल्स पार्टी, नून और पीटीआई के नाफिज करदा, नाकाम, नाकाबिल कबूल कश्मीर के लीडरशिप जो इन्होंने दी, उसके रिएक्शन के अंदर ये कमेटी बनी। ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से मैं कश्मीर को इतना समझता हूँ कि वो एक अलग टॉपिक है, कभी उस पर बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अभी क्या तमाशा है भाई, तुम लोग जो है बाहर से बैठ के हुकूमतें बना रहे हो, रोटी को चोची कहते हो, और वहाँ जाके तुम लीडर बन के फिरते हो। तो लिहाजा ये जो इस गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है जिसने अपने ज़ोर से अपनी आज़ादी ली थी,
कमाल। जिन्होंने आपको चाइना तक की एक्सेस दी है, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया है, उनका इतना राइट भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना सके। और कश्मीर, ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये कश्मीरियों ने लड़के लिया था, ठीक है ना जी। और उस वक्त तो पाकिस्तान की तो फौज और मूव भी नहीं कर सकती थी, जी इनकार कर दिया था, इनकार कर कायदे-ए-आज़म को दिया, इनकार कर कायदे दिया था। आजम को इनकार कर दिया था, ये उन्होंने खुद लिया। अब उन इलाकों के ऊपर जो है तुम जाके अपनी बदमाशियां करते हो और उनको कहते हो कि जी ये होगा तुम्हारा, ये बंदर तुम्हारा सदर होगा, ये बंदर तुम्हारा वजीर आजम होगा, ये गधा जो है ये तुम्हारा लीडर होगा, और ये हमारी पार्टियों के हैं। तो ये चीज़ उन्होंने इनकार कर दी। अब यही मसला पूरे मुल्क में चल रहा है कि इन पार्टियों ने अपने ठेके पे ले लिए हैं इलाके के, जी हाँ जी बलूचिस्तान में तो जी मेरा वजीर आला होगा, जी पीपल्स पार्टी का, और नून लीग साथ काबीना पूरे में का पूरा समंदर जो है काबीना में साथ है नून लीग और हाँ, वहाँ हाँ, बलूचिस्तान। पूरी की पूरी जो समुंदर की बेल्ट है वो आपने पीपल्स पार्टी के हवाले की हुई। बाहर से इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? गवादर तो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा और कराची ही है, सारा कराची उनके पास। पूरा का पूरा जो सी पैक का प्रोजेक्ट था उसको नून ने जो है सत्यानाश कर दिया। पहले सबसे हमने इनिशिएट किया था, उधर से लेके चाइना से लेके ईरान के बॉर्डर तक जो है वो इंटरनेशनल गेज की रेल बननी थी सबसे पहले। जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए उन्होंने हैं वो तो टोटे सर टोटे करके जो है अपने इलाकों की मोटरवेज बना के उसको दोबारा जो है वो कराची की तरफ शिफ्ट कर दिया। और जो आईपीपीज लगाए उस हाँ, तय के तहत, और आईपीपीज लगा। मतलब ये है कि इन्होंने तो पाकिस्तान को आगे बढ़ने के किसी रास्ते को चलने ही नहीं दिया। और आज भी यही हाल है कि जहां जहां इनकी हुकूमतें हैं वहां वहां पे तबाही है। तो आपने 3 जुमले कहे कि या बस हो जानी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट की, या हो चुकी होगी, या हो गई है। हाँ, तो अगर हो गई है तो फिर तो कुछ चेंज हमें नजर आए, लेकिन अगर हो जानी चाहिए या होगी तो कब तक आप और कितना अरसा देखते हैं? 5वां साल तो है, देखें जनाब, हिस्ट्री देखते हुए। बात तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हाँ कोई अंदर की नहीं, खबर है तो हमसे मैं शेयर तो करें, मगर वो तो हिस्ट्री देखते आजकल हुए। आप लोगों ने पकड़ी हुई है पेशेंट को, ये हर कोई जो है बैठ के शर्म भी नहीं आती यार। सर क्या करें, जहां बैठते हैं लोग यही सवाल, तंग है ना नहीं नहीं सर, नहीं, हर आदमी मैं तंग है, तो कहता है कुछ हो जाए। उन हमारे दानिश्वरों पे, साफियों पे हैरान होता हूँ कि जो कि ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे वो हुक्मरान हो, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, तो हाँ, अल्लाह माफ ये करे। फैसला आएगा। वो ये असल में वो भी तो कोई ना कोई उनके पास नहीं पीछे तो पीछे तो शर्म भी तो अपने पास होनी चाहिए ना यार। मतलब देखा ना, हम एक डिग्निटी होती है किसी प्रोफेशन की कि जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट रहे और वो माउथ पीस ना बन जाए, माउथ पीस ना बन जाए और दूसरों के लिए वो कि दो ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर दिमाग ही ना घूम जाए अपना, ठीक है। बहरहाल लेकिन वो तो हर बंदे की जाती एक वो है। तो मेरा हिस्टोरिकली क्योंकि आपने हिस्ट्री भी देखी हुई है, उसका पार्ट भी रहे हैं आप, बिल्कुल तो उस लिहाज से पाकिस्तान के 78 सालों को देखते हुए आप और कितना टाइम दे रहे हैं? देखें जी, मेरा तो ये ख्याल है टाइम तो इनका कभी है ही नहीं। टाइम तो इनका पहले दिन से ख़त्म है। अच्छा। ये तो चल रहे हैं उसके ऊपर वो क्या लगा देते हैं, वो सांस लेने वाली मशीन जो है, वेंटिलेटर पे चलती हुई हुकूमत है। और इन्होंने जुल्म ये किया है कि इन्होंने पूरे मुल्क को वेंटिलेटर पे लगा दिया। उन्होंने कहा हम वेंटिलेटर पे चल रहे हैं तो हमने सारों को वेंटिलेटर पे लगा दिया। लास्ट कमेंट, एक साफ़ी नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा है कि 3rd ईयर तक शायद एक्सेस है फवाद चौधरी साहब एंड कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट, तो लिहाजा इनकी मुलाकातों से, इनकी बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये हल्की सी बात है, छोटे जहनों की पैदावार है, ठीक है ना जी। तो अब इसमें मैं क्या कहूँ, लेकिन जो कोशिश करते तो अप्रिशिएट ही करते हैं। तो मतलब ये है कि भाई तुम पेड़ गिनते हो यार, आम खाओ। कोशिश तो हो रही है, ठीक कि कोशिश हो रही है जी। ये 3rd ईयर के मिले हो या तुम किस ईयर के हो, खुदा का खौफ करो। कल किस ईयर में थे, आज किस ईयर में। तो मैं इसलिए ऐसे इस पे मुझे कमेंट करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। थैंक यू सो मच सर, हमेशा आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। और जिस तरह आपका अंदाज़ है कि आपने भी वो कहा कि चलो कमेंट ही नहीं करते उस बात से कि जो है लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन जो आप एक सोच रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह हर मुहिब वतन की एक होनी चाहिए, तो अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। थैंक यू सो मच सर। तो जनाब ये थे मोहम्मद अली दुरानी साहब, और उन्होंने कहा जी हर कोई पेशगोई करता है, लेकिन उन्होंने कहा जी जो हक़ाइक़ पर उनको नज़र आ रहा है उन्होंने बयान कर दी है। अल्लाह हाफ़िज़।